की बैठक। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथी बैठक आज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद से सीमा पर तनाव में आ रही है कमी। आज की बैठक से हालात में और सुधार होने की उम्मीद। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने से असम में बाढ़ के हालात हुए गंभीर। राज्य में बाढ़ से 6 और लोगों की हुई मौत। 21,60,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। वहीं बिहार में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के छठे संस्करण से अलग गूगल ने भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी के विकास पर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का किया ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ देश में डिजिटाइजेशन की गति तेज करने में गूगल की भूमिका पर की चर्चा। देश भर में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 63%। 19 राज्यों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,19,000 नमूनों की हुई जांच। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बेंगलुरु में आज रात से 1 सप्ताह का लॉकडाउन होगा लागू। कोरोना संक्रमण के वैश्विक मामले 1,30,00,000 के पार। दुनिया में कोरोना महामारी से 5,71,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। WHO ने फिर चेताया, कहा लोगों ने अगर जरूरी सावधानियों का नहीं रखा ध्यान तो हालात हो सकते हैं और भी खराब। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले खबर राजस्थान से है। राजस्थान में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्य के सियासी समीकरणों को साफ करने के लिए विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई और उसके बाद विधायकों को एक होटल में भेज दिया गया। वहीं सचिन पायलट के बगावती सुर अभी भी बरकरार हैं और वे कल बुलाई गई विधायकों की उस बैठक में नहीं शामिल हुए। लिहाजा आज फिर 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सचिन पायलट सहित जो भी विधायक कल इस बैठक में नहीं पहुंच पाए थे उन्हें भी बुलाया गया है। इस बीच बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा करार दिया है। जयपुर में चले हाई वोल्टेज ड्रामे का पटाक्षेप अभी नहीं हुआ है। सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर सभी की नजरें लगी रही। एक एक कर विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पर आना भी शुरू हुआ, लेकिन बैठक शुरू नहीं हो पाई, 2 बार टल गई। दूसरी ओर खबरें नाराज सचिन पायलट को मनाने की भी आईं, हालांकि कामयाबी फिलहाल हाथ नहीं लगी। इस जोर आजमाइश के बीच कांग्रेस ने अपने दरवाजे सचिन के लिए खुले रखने का ऐलान भी कर दिया। अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर दोपहर बाद बैठक हुई। मीडिया के सामने परेड भी हुई और एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। कांग्रेस विधायक दल ने बागी गुट पर कार्रवाई करने का ऐलान किया। इससे जानकारों ने नूरा कुश्ती की एक चाल भर माना। कहा सियासी ड्रामा शायद लंबा खींचे। आपसी खींचातान से परेशान कांग्रेस ने भाजपा पर भी आरोप लगाए। भाजपा ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस से अपना घर संभलता ही नहीं है। कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी पे नहीं डाले। अशोक अपना सारा स्तर खो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री तो काल में जिस तरह से पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी के विधायक उनसे नाराज है। फिलहाल कांग्रेस ने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। विधायक दल की बैठक खत्म होते ही विधायकों को होटल रवाना कर दिया गया। वहीं खबरें सचिन पायलट समर्थक विधायकों का मनेसर के रिजॉर्ट में मोर्चाबंदी करने की भी सामने आई। हालांकि विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए थे। वे दिन भर दिल्ली में ही डेरा डाले रहे। दरअसल रविवार को विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का नोटिस सचिन पायलट को पहुंचा और तेजी के साथ घटनाक्रम घूम गया। नाराज सचिन ने 30 विधायकों के समर्थन का दावा भी कर दिया और गहलोत सरकार पर अचानक सियासी संकट गहरा गया। जयपुर से मुरारी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुरारी गुप्ता सीधे इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं, उनसे हम ताज़ा अपडेट लेते हैं। मुरारी, कल जिस तरह से विधायक दल की अहम बैठक हुई और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं और जैसा कि तमाम खबरों में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा विधायक इस बैठक में शामिल हुए, तो क्या ये माना जाए कि राजनीतिक संकट फिलहाल टल गया है? जो संख्या बल है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पास है, सरकार स्थिर है। आसिम, जहाँ तक अशोक गहलोत पर संकट की बात है तो अभी भी जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं उनका मानना है कि जैसे कल विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने 107 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन कहीं भी वो लिखित में उन लोगों ने मीडिया के सामने नहीं दिखाया है। इसी तरह यदि ये बात करें अपन सचिन पायलट की तो वो भी 30 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मणिसर में लगभग 17 से 19 विधायक ही मौजूद हैं, तो दोनों तरफ से स्थिति अभी किसी भी तरह क्लियर नहीं हो पाई है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि संकट टल गया है, क्योंकि कल जिस तरह 4 बसों में बैठकर लोग गए थे होटल में, तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, उनका मानना था कि ये संख्या शायद हो सकता है संभव है 100 से भी नीचे हो। तो अभी क्योंकि क्लियर लिखित में कहीं मीडिया के पास भी नहीं है और वो बता भी नहीं रहे, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि राजनीतिक संकट टल गया है। लेकिन मुरारी, जिस तरह से हम ये बता रहे हैं कि आज एक बार फिर से उन्हें न्योता दिया गया है, उन विधायकों को, साथ साथ सचिन पायलट को भी, कि जो लोग आप वहां बाहर बैठे हैं दिल्ली में है वो आइए एक बार फिर से और हमारे साथ बैठिए, जो भी आपको बातें कहनी है वो पार्टी के फोरम पर रखिए। आज एक बार फिर से पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई है विधायकों की। मैं बता रहा था कि कल होटल में पहुंचे हैं सभी लोग और वहां पर रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी जिनको बनाया है यहाँ पर, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिर से उन्होंने आज 10 बजे बैठक रखी है। लेकिन पायलट अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो उनको लौटना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और आज भी जो हमारे सूत्र है उनको कहना था कि सचिन पायलट से संबंधित जो विधायक है वो उस बैठक में नहीं आ पाएंगे, ऐसा उनका कहना था। आसिम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज एक बार फिर से जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है और बाकायदा निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है सचिन पायलट को भी, और उनके साथ जो विधायक मौजूद है उन्हें बुलाया गया कि आप इस बैठक में जरूर शामिल होइए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे भारत चीन की। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहा तनाव अब समय के साथ कम होता जा रहा है। इस बीच दोनों देशों की सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथी बैठक आज होने वाली है। दोनों देशों के बीच ये बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में यानी चुशुल में आयोजित की जाएगी। इस बातचीत में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र में शांति और अमन की बहाली को अंतिम रोड मैप देने की कोशिश होगी। बीते दिनों चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस बुला चुकी है। इसके अलावा पिछले एक सप्ताह में पेंगोंग शो क्षेत्र में फिंगर 4 में सैनिकों की उपस्थिति के काफी कम होने की भी खबर है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर यादव, ताजा अपडेट क्या कुछ ग्राउंड जीरो पे चल रहा है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक बैठक होने वाली है, फिर से उसी टेंशन को और ईज करने के लिए इसके हवाले से क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल असीम, देखिए पहले की अगर प्रोसेस की बात करें 3 बार बातचीत हो चुकी थी और जो पिछली मीटिंग में करीब 30 की बात करें उसमें जो डिसाइड हुआ था कोर कमांडर स्तर की बातचीत में, वो अब ग्राउंड रियलिटीज में दिखाई दे रहा है। तो दोनों जो सेनाओं हैं उनके बीच जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है वो काफी हुआ है, एक दूसरे पर भरोसा जो है वो अब बढ़ा है। क्योंकि इससे पहले की बातचीत जो हुई थी उसमें जो ग्राउंड रियलिटीज थी वो बातचीत में जो चीजें डिस्कस हो रही थी उससे कुछ अलग था। तो उसके बाद से पहले ये तय किया गया कि जो डिस्कस हो रहा है उसको पहले ग्राउंड लेवल पे लाया जाए, उसके बाद से अगले दौर की बातचीत की जाए। तो पहले दौर, अगर तीसरे दौर में जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत का डिस्कशन हुआ था कि जो गलवान वैली का इलाका है और स्प्रिंग का इलाका है और जो गोगरा का इलाका है वहां से सैनिकों को पीछे हटाया जाए, और वो साफ तौर पर अब नजर आ रहा है। सेना के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि इन इलाकों में जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब आज की अगर हम बातचीत की बात करें असीम, तो आज जो ऊंचाई वाले इलाके जैसा कि आपने कहा है उनमें जिस तरीके से जो पीएलए के जो कुछ सैनिक इकट्ठा हुए हैं उनको थिनिंग आउट कैसे करना है। हालांकि इसके बीच हमें ये भी जानकारी मिली असीम कि जो फिंगर 4 एरियाज है और पेंगोंग के आसपास जो फिंगर एरियाज है वहाँ चाइनीज जो पीएलए है वो पहले ही पीछे हटना शुरू हो गई है, कुछ प्रोसेस उनका शुरू हो चुका है। लेकिन आज की बातचीत का खासतौर पर ये माना जा रहा है
कि जो पैंगोंग त्सो का इलाका है उसके आसपास जो फिंगर एरियाज हैं उनमें किस तरीके से वो जो चाइनीज पीएलए है वो पीछे अपने जो अपने इलाके उसे पीछे कैसे जाए, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी, उसको डिस्कशन होगा। और खास तौर पर बॉर्डर पे ओवरऑल किस तरीके से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन किया जाए, किस तरीके से जो एसआरसीपी है उसको बरकरार रखा जाए, उसको लेकर एक डिस्कशन है, उसके होने की संभावना। लेकिन हमारे साथ सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी रमेश चंद्र भी सीधे लेह से जुड़ गए हैं। रमेश, बहुत ही महत्वपूर्ण आज एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है भारत और चीन के जो वरिष्ठ अधिकारी उनके बीच में। क्या ये माना जाए रमेश कि जिस तरह से जो 15 और 16 जून जब ये सारी घटना हुई थी उसके पहले जो स्थिति थी, जो एक्चुअल पोजीशन था, उसी पे फिर से सैनिकों की वापसी होगी, इस बात पे जोर भारत दे रहा है और लगातार इसमें वो कामयाब भी हो रहा है? या जैसे आप हमारा विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इसी बात पे आज का चौथी बार जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो रहा है चुशुल में, जो ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है। जो अभी जो पिछले टॉक्स के बाद जो दिखाया जी कि वो गैल्वन वैली में और गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में पीएलए का सैन्य जो है हट रहे हैं। अब आज का जो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवल जी और चीन की विदेश मंत्री वांग यी भी 5 तारीख को मीटिंग की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। उस पे क्लियर डिसीजन हुआ है कि दोनों जगह दोनों सैन्य अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पीछे हटना चाहिए। करीब करीब 2 किलोमीटर का एक बफर जोन क्रिएट करेंगे। उसी से अभी फिलहाल तो पेट्रोल नहीं होगी फिलहाल ये। इसके बाद जो फ्रिक्शन पॉइंट्स जैसे फिंगर 4 है और देपसंग जो नया पॉइंट है, इन दोनों से भी पीएलए को हटने के लिए बात हुई है। लेकिन रमेश, हम ये कह रहे हैं कि फिंगर 4 से तो सैनिकों की वापसी हुई है, दोनों देशों के सैनिकों की, लेकिन फिंगर 4 में ही आगे के जो फिंगर 6 की बात कर लें, फिंगर 8 की बात कर लें, यहां अभी भी स्थिति वैसी ही है। तो क्या आज के बाद जो बातचीत होगी उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि इन इलाकों में फिंगर 8 और बाकी के जो आसपास के इलाके हैं वहां से भी सैनिकों की जो स्थिति, जो वापसी है, वो हो पाएगी अपनी पुरानी स्थिति में? या जरूर। ये अभी जो फिंगर 4 से जो है वो पीएलए का हटने का खबर मिल रही है, लेकिन पूरी तरह जो वहां पर क्लीन सैनिटाइज होने के लिए पीएलए की तरफ से वहां पर पूरी तरह हटने के लिए ये बात हो रही है। और जो 2 किलोमीटर का जो बफर है, जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, वो करीब करीब 8 किलोमीटर दूरी है। तो हम यहाँ से मान के जाएंगे 4 से लेकर 6-7 तक, अगर वो 2 किलोमीटर की दायरे में आ जाता है, उसमें से उन लोगों को हटना है एज पर द एग्रीमेंट। अच्छा रमेश, एक और छोटा सा सवाल रमेश, वो ये कि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि लगातार भारत सरकार और जो रक्षा मंत्री वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम लद्दाख में खासकर जो एलएसी का एरिया है उस पर हम लगातार कंस्ट्रक्शन के वर्क और जो किस तरह से ढांचागत सुविधाएं हैं उसको और भी मजबूत किया जाए। क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, कैसे स्थिति आप वहां पे देख पा रहे हैं? ये अभी जो पिछले मान लीजिएगा पिछले विंटर से जो बर्फीली इलाका है, या करीब करीब कई जगह 40 फीट की भी बर्फ पड़ी होती है। उस इलाकों में भी जो बीआरओ है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, हिमांक प्रोजेक्ट के अंदर और विजयांक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत काम कर चुके हैं। और नया जो रोड्स बना रहा है, जो लिंक रोड्स है, जो आमतौर पे जो जनरल मूवमेंट के लिए भी और आर्मी मूवमेंट के लिए भी, दोनों के लिए ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर। अब पिछले विंटर से काफी जोर से काम चल रही है और थोड़ी देर कुछ कोविड-19 के वजह से, कोई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रुकी हुई है, लेकिन अब पूरी तरह चालू हुई है सारे जगह काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लद्दाख से हम तक पहुंचाने के लिए। और सुधीर यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत
शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे असम के बाढ़ की। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति अचानक से बिगड़ गई है, जिसके कारण 6 लोगों की और मौत हो गई है, जिससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 50 हो गई है। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, ग्वालपारा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही इसकी सहायक नदियां भी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। राज्य में 21,63,000 से अधिक आबादी बाढ़ के कारण प्रभावित हैं। राज्य के 33 जिलों में से 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 2,700 से अधिक गांवों में पानी भरा हुआ है। ऐसे हालात में 480 राहत शिविरों में 60,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। राज्य में राहत और बचाव अभियान काफी तेजी से जारी है और पिछले 24 घंटों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा 19,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है और इसका करीब 95% हिस्सा जलमग्न है। वन विभाग के मुताबिक बाढ़ के कारण कुल 47 जानवरों की मौत हुई है और 70 जानवरों को बचाया भी गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दोइना वहां गुवाहाटी से जुड़ गई हैं। दोइना नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे, कल जब आपसे बातचीत हो रही थी आपने कहा कि गुवाहाटी में तो मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन राज्य के जो बाकी हिस्से हैं उनमें बहुत जोरदार बारिश हो रही है। आज का क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी देखिए, अभी भी मैं कहूँगी कि गुवाहाटी के अभी के जो मौसम है काफ़ी सनी वेदर है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो अलग अलग जगह है, स्पेशली जो लोअर असम उनमें उसमें बारिश अभी भी है। उसके चलते कई अभी असम के जो स्थिति है बाढ़ की काफ़ी गंभीर हो गई है पिछले 24 घंटे में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ने कई जिलों में जैसे जोरहाट, तेजपुर, शिवसागर ऐसे कई जिलों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है और ब्रह्मपुत्र के जितने भी ट्रिब्यूटरीज है वो भी डेंजर लेवल से ऊपर है। तो उसके चलते बहुत कृषि भूमि करीब 1 लाख से अधिक हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉपलैंड अफेक्ट हुए हैं और अभी तक पॉपुलेशन 21 लाख से अधिक पॉपुलेशन बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो अभी के जो हालात है अगर बोलूँ तो काफी गंभीर है बाढ़ के लिए। हाँ, अभी मेट डिपार्टमेंट की जो फोकस्ड है, वेदर फोकस्ड अगले जो 2-3 दिन में थंडर शावर और लाइटनिंग की भी बात है। तो देखते हैं अभी फिलहाल कल परसों का क्या हाल होगा, क्या सिचुएशन होगा, उसके बारे में आप अपडेट जरूर बताएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दोइना इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को गुवाहाटी से हम तक पहुंचाने की। तो स्थिति अभी वहां गंभीर है और जैसा कि दोइना ने कहा कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में मौसम विभाग ने कहा कि वहां पे थंडरस्टॉर्म और बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार में क्या कुछ स्थिति है उस पर निगाह डालते हैं। बिहार में भी अधिकतर इलाकों में हो रही लगातार बारिश से कई नए स्थानों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हालांकि फिलहाल हालत कुछ बेहतर है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 1.5 मीटर नीचे है। पिछले 2 घंटे से पानी स्थिर है। पिछले 2 दिनों से बढ़ रहे गंगा के जलस्तर में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी हिस्सों में व्यापक बारिश और गरज और चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। और वहां क्या कुछ ताजा अपडेट है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सलमान हैदर सीधे पटना से जुड़ गए हैं। सलमान नमस्कार। और जैसा कि हम सभी जाने कि पिछले कई दिनों से पूरा बिहार जो है, खासकर उत्तरी बिहार, बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट है ग्राउंड जीरो की बात करें तो? देखिए, ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो जो वाल्मीकि नगर बैराज है और उससे सटा उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां पर गंडक नदी पे अमवा खास एक तटबंध है, वहां पे एक प्रेशर पॉइंट बन रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारी वहां जुटे हुए हैं ताकि तटबंध को टूटने से रोका जा सके, लेकिन अभी तक तटबंध सुरक्षित है। और इधर शिवहर में एक रिंग बांध कल टूट गया था, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी लगभग आधा दर्जन इलाकों में घुस गया है, गांवों में घुस गया है और वहां पर संपर्क मार्ग कट गए हैं। अब केवल नावों से आवाजाही हो रही है। साथ ही साथ दरभंगा में भी स्थिति खराब है। दरभंगा में 2 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है, एंटर कर गया है। वहां पर भी नावों से ही सहायता और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा उत्तर बिहार का उत्तर पश्चिम इलाका है, वहां पर बाढ़ की स्थिति ज्यादा गंभीर है। और अगर बारिश की बात करें तो बारिश कल व्यापक वर्षा पूरे इस इलाके में हुई है, और खास तौर से जो नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र हैं, गंडक नदी, बागमती हो या और दूसरी बड़ी नदियां हैं, वहां पे जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने की वजह से पानी जो नेपाल के रास्ते जो आ रहा है, नेपाल के रास्ते से उसमें बढ़ोतरी हो गई है। और स्थिति ये है कि गंडक बैराज से बार बार क्योंकि रिजर्वायर बिल्कुल भर जाता है, तो बांध को सुरक्षित रखने के लिए, बैराज को सुरक्षित रखने के लिए पानी छोड़ा जाता है, और इस वजह से स्थिति और खराब हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार में स्थिति वाकई बहुत खराब है। एक तो बारिश भी हो रही है, ऊपर से नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से भी लाखों गांव जो है वो बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। बढ़ेंगे आगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल वर्चुअल बातचीत की। डिजिटल इंडिया के लिए गूगल अगले 5 से 10 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल का यह निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंडस्ट्री पर केंद्रित होगा। पीएम मोदी ने सुंदर पिचाई के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की, जिनमें खासकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का और अधिक लाभ उठाने, वर्चुअल लैब के आइडिया को विद्यार्थियों और किसानों के लिए उपयोग करने, डेटा सुरक्षा और साइबर संरक्षा के महत्व पर जोर देना इसमें शामिल है। साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए जो तकनीकी समाधान है उसमें भी इसकी बात कही गई है। साथ ही साथ डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रगति जैसे विषय इसमें शामिल हैं। साथ ही सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया इवेंट के 6ठे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड कदम के तहत भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 से 7 वर्षों के बीच में करने की योजना है। साथ ही साथ भारत के डिजिटाइजेशन में महत्वपूर्ण 4 क्षेत्रों में निवेश पर फोकस होगा गूगल का। साथ ही साथ हर एक भारतीय को उनकी ही भाषा में जो सूचना है उनको पहुंचाना और किफायती दरों पर पहुंच बनाने पर उनका जोर होगा। नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने पर जोर होगा। साथ ही साथ डिजिटल परिवर्तन अपनाने वाले व्यवसायों को भी सशक्त बनाना, इस पर भी फोकस होगा। तकनीक का फायदा उठाने और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र जैसे सामाजिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसे कदमों की भी इसमें घोषणा की गई है। Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure in ecosystem investments. This is a reflection of our confidence in the future of India and its digital economy. और बात करेंगे कोरोना की। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने की रिकवरी रेट अब 63% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,53,470 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,01,609 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 23,174 लोगों की इससे मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,19,000 नमूनों की जांच भी हुई है। और इस बीच कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर कर्नाटक सरकार आज रात 8 बजे से बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर रही है। ये लॉकडाउन 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन को लेकर कर्नाटक सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान राज्य और केंद्र सरकार, स्वायत्त निकायों, निगमों आदि के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। बेंगलुरु में गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी नई उड़ान या ट्रेन से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को आपात स्थिति और दिशा निर्देशों के अनुसार ही अनुमति मिलेगी। साथ ही साथ होटल और रेस्टोरेंट से केवल खाना पैक कराने और होम डिलीवरी को संचालित करने की अनुमति होगी। इस दौरान सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क,
थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। साथ ही साथ सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है। वहीं परीक्षा दे रहे छात्र अपना प्रवेश पत्र का उपयोग करके यात्रा कर सकते हैं। इस बीच WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेयेसस ने भी कहा है कि अगर कुछ देशों की सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो कोरोना वायरस की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। गिब्रेयेसस ने कहा कि जिन देशों में कोरोना का संक्रमण रोकने के प्रावधानों को ठीक से लागू नहीं किया गया या कम किया गया है, वहां खतरनाक तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। WHO के प्रमुख ने कहा कि अगर आम बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो महामारी लगातार बढ़ेगी और स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 30 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं अब तक महामारी से 5,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इस महामारी के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में अब इस बीमारी के मरीजों की संख्या 33,61,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक 1,35,500 से अधिक लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।